आइए बाबूजी, जल्दी अंदर आ जाइए। बारिश बहुत तेज होने लगी है। तो क्या यही है वो पुराना मंदिर? लगता है 200-250 साल पुराना होगा ये। जी बाबूजी, बहुत पुराना मंदिर है ये, और यही मेरा आशियाना है। बस ये और मैं दोनों यहाँ सुनसान में पड़े रहते हैं। आइए बाबूजी, यहाँ भीतर है मेरा कमरा। आ जाइए और अपने बाल पोंछ लीजिए। फिर वो औरत मंदिर के भीतर बने अपने छोटे से कमरे से एक तौलिया ले आई। बहुत अजीब था कि उस कमरे का कोई दरवाजा नहीं था। या तो उसे इस मंदिर पे बहुत ज्यादा भरोसा था, या बाहरी दुनिया के खतरों से वो पूरी तरह अनजान थी। उसने मुझे जो तौलिया दिया उससे मैं अपने गीले बाल पोंछने लगा। अचानक फिर से बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी और उस रोशनी में मुझे मंदिर की कमजोर और पथरीली दीवारें नजर आईं, जिसे देखकर मैं भी थोड़ा असहज सा हो गया। इस उजाड़ मंदिर में आप अकेले कैसे रहती हैं? आसपास कोई बस्ती भी नहीं। भला कौन आता होगा यहाँ? मंदिर कभी उजाड़ नहीं होते बाबूजी। पहले किसी जमाने में ये शिव का मंदिर हुआ करता था, और शिव तो है ही एकांतवासी, भूतों के देव। मैं तो बचपन से ही यहीं रहते आई हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, और इस मंदिर की पुजारन भी हूँ, जिसे आप उजाड़ बोल रहे हैं। डरिए नहीं, इस मंदिर को कुछ नहीं होगा। ये शिव जी का मंदिर है, जो स्वयं प्रलय है, तो भला ये आंधी तूफान उनके मंदिर का क्या बिगाड़ लेगी। आप निश्चिंत होकर बैठिए। ये लीजिए पानी, पीजिए। अरे, क्या सोच रहे हैं बाबूजी? यही ना कि मैं कौन हूँ, कहीं कोई आत्मा या भूत तो नहीं, जो इस जंगल में इस पुराने मंदिर में रहती हूँ? नहीं नहीं, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ऊपर से पुलिस वाला हूँ। मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता। हाँ, लेकिन ये जगह, आप और आपकी बातें अजीब जरूर लग रही हैं, खासकर इस तूफानी रात में। बाबूजी, ये दुनिया ही अजीब है, लेकिन मैं इस दुनिया की तरह अजीब नहीं हूँ। आप जो हमेशा देखते हैं, बस उस पर ही यकीन करते हैं, इसलिए वो कभी अजीब नहीं लगता। जैसे मेरे लिए ये जगह अजीब नहीं है, क्योंकि मैं इस जगह में बस चुकी हूँ। मैं जानती हूँ आप किसी को ढूंढ रहे हैं। आपको कैसे पता कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ? चौंकिए मत बाबूजी, मैं मांडवी गांव में एक खेत में काम करती हूँ। जब आप वो फोटो लोगों को दिखाकर उसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने आपको देखा था। मैं काम खत्म होने के बाद शाम की गाड़ी से आकर यहाँ रास्ते में उतर जाती हूँ। जब आपकी गाड़ी खराब हुई और आप लोग बातें कर रहे थे, तब मुझे आपकी आवाज़ें सुनाई दी। बस यही होना बाकी था। आवाज़ सुनकर मैं आप लोगों को देखने चली गई। तब आप गाड़ी में बैठे मिले। वैसे आप चाय पिएंगे? चाय यहाँ पर? हाँ, अगर मिल जाएगी तो अच्छा होगा। रुकिए, चूल्हे पे बना के रखी थी, अभी लाती हूँ। उस पुजारन की बातें धीरे धीरे रहस्यमय होती जा रही थी। उसका चेहरा उसके पल्लू में अभी भी छिपा हुआ था। जैसे ही उसने चूल्हा जलाया तो जलती हुई लौ में मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की। उस पल्लू में सिर्फ उसके नाजुक चेहरे की परछाई ही दिख रही थी। नाक में पहनी सोने की नथनी उस लौ की रोशनी में चमक उठी। जैसे ही चूल्हे पर चढ़ी चाय में उबाल आया, चाय की पत्तियां और अदरक की महक से मैं तरोताजा महसूस करने लगा। फिर चाय को उसने एक कुल्हड़ में डाला और वो कुल्हड़ वाली चाय उसने मुझे दी। ये लीजिए बाबूजी, गरम गरम चाय पीजिए।
बारिश से ठंड और बढ़ गई है, चाय से थोड़ी राहत मिलेगी। जी शुक्रिया। एक बात बोलूं बाबूजी? जी बोलिए। आप जिसे ढूंढ रहे हैं ना, उसकी जानकारी आपको यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर एक गांव है सीतापुर, वहाँ मिलेगी। वहाँ राम जी का एक मंदिर है जहाँ के पुजारी सूर्य प्रकाश जी हैं। आप उनसे मिलिए, वो आपको विक्रमचंद की पत्नी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। क्या? लेकिन आपको कैसे पता कि मैं विक्रमचंद की पत्नी के बारे में जानना चाह रहा हूँ? और वो पुजारी इस बारे में मुझे क्या बता सकता है? और रही विक्रमचंद की बात, तो उसकी पत्नी का नाम तो मेनका है, और जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ उसका नाम ज्योति है। वो सब आपको वहीं पता चलेगा। अब सुबह होने वाली है, आपका साथी गाड़ी के पास पहुंचता ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है उस गांव में आपको कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। आप मेरी बातों से इतना हैरान मत होइए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कभी कभी हमारे साथ वो घटित होता है जो हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं होता। बस आप सुबह सीतापुर को निकल जाइएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, कुछ बातों पे यकीन करना सीख लीजिए बाबूजी। कुछ बातें मतलब जिनका जवाब तर्क और विज्ञान के आधार पे नहीं दिया जा सकता। अब आप जाइए, बारिश भी कम हो गई है, कहीं फिर से शुरू ना हो जाए। जी, लेकिन आपका नाम क्या है? मैं तो पूछना ही भूल गया। नाम में क्या रखा है बाबूजी, नाम तो गुमनाम भी हो जाते हैं। लेकिन आप वहाँ जाइएगा ज़रूर, मुझे पूरा यकीन है आपकी खोज वहीं जाकर पूरी होगी। लेकिन मैं उससे दोबारा नाम पूछने ही लगा था कि अचानक फिर से एक बिजली चमकी और हवा का एक जोरदार झोंका मेरी तरफ आया। लेकिन इस बार जो हवा आई थी उसने उस पुजारन के चेहरे से उसका पल्लू उड़ा दिया। मैं उस औरत का चेहरा देखकर दंग रह गया। वही आंखें, वही सूरत, वही बाल और वही महक। और ये सब सोचकर मेरे मुंह से अनायास ही निकला, ज्योति। हाँ, मेरे सामने ज्योति ही खड़ी थी। मेरी आंखें उसकी आंखों में खो सी गई। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाह रहा था। मेरे मन में कई सवाल समुद्र की लहरों की तरह उमड़ रहे थे, और दूसरी तरफ ज्योति धीरे धीरे करके मुझसे दूर जा रही थी। मैं उसे रोकना चाह रहा था। मैंने उसे पुकारा, ज्योति, ज्योति। और अचानक एक आवाज ने मुझे जगा दिया। विजय साहब, अरे उठिए साहब, उठिए। सुबह के 5 बज गए हैं। मैं मैकेनिक को ले आया हूँ। साठे, ये तुम और मैं ये यहाँ कैसे? क्या देख रहे हैं साहब? अपनी ही जीप है। क्या हुआ? 2-3 घंटे में याददाश्त चली गई आपकी? बारिश ज़्यादा होने लगी थी, इसलिए हमें वहीं रुकना पड़ा। भरी बरसात में हम आ जाते, लेकिन रास्ते का क्या भरोसा, इसलिए पानी बंद हुआ तब इसे लेकर आया। देखा तो आप गाड़ी में बेखबर सोए पड़े हैं। साठे की बातें मुझे समझ नहीं आई। मैं गाड़ी से बाहर आकर यहां वहां देखने लगा। वो जगह अब सूरज की हल्की हल्की रोशनी में साफ नजर आने लगी थी, लेकिन न वो ज्योति कहीं दिखाई दे रही थी, ना ही वो पुराना मंदिर। हमारे इर्द गिर्द सिर्फ जंगल ही जंगल था। मुझे इस तरह देखकर साठे ने पूछा, क्या बात है साहब, आप इतनी हैरानी से आसपास क्या देख रहे हैं? मैं यहाँ जीप में आया कैसे? मतलब आपको जीप में ही तो छोड़कर गया था मैं, और कहाँ होंगे आप? लगता है आपकी नींद पूरी तरह खुली नहीं अभी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उस औरत को देखा साठे। कहाँ गई वो? अरे वो ज्योति ही थी। और वो मंदिर, मैं तो उस मंदिर में था। मैंने चाय पी वहां पर। फिर मैं यहां कैसे आ गया? मंदिर, ज्योति, और यहां वीराने में? कौन सा मंदिर साहेब? ये क्या बोल रहे हैं आप? समझ नहीं आ रहा है मेरे को। अरे तुम्हारे जाने के बाद मैं जीप में आराम से आंखें बंद करके बैठ गया। फिर एक औरत जो शायद यहीं पास में मंदिर में रहती है, वो आई, मुझे अपने साथ उस पुराने शिवजी के मंदिर में ले गई।
मैंने उससे बातें भी की। अभी कुछ देर पहले की बात है, हम साथ में थे। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। यहाँ जंगल के सन्नाटे में कौन आएगा जाएगा है? हमारी गाड़ी खराब नहीं हुई होती तो हम भी यहाँ नहीं होते। अरे नहीं साठे, मुझे अच्छे से होश है। अभी कुछ देर पहले तो मैं उससे बात कर रहा था। हम उस शिवजी के मंदिर में थे। अच्छा रुकिए एक मिनट। अरे वो मैकेनिक, यहाँ आसपास कोई शिवजी का पुराना मंदिर है क्या? शिव जी का पुराना मंदिर यहाँ पर? नहीं तो मैं तो इस पूरे एरिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। लगता है इंस्पेक्टर साहब ने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। और ये लीजिए साहब, ठीक हो गई आपकी पुलिस या जीप। मेरा मेहनताना दे दीजिए, मैं चलता हूँ। ये लो भाई 300 रुपए। थैंक यू साहब। ये कैसी आवाज है बे? अरे साहब मेरे फ़ोन की रिंगटोन है ये देखिए, हमारी पत्नी का फ़ोन है। ज़रूर जानने के लिए फ़ोन किया होगा कि रात भर कहाँ था। हेलो, हाँ, अरे पुलिस की जीप खराब हो गई थी, इसलिए रात में ही आना पड़ा। अब रुको, आते हैं, 1 घंटा लगेगा। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हारे भाई को भेज के मंगवा लो भाई, वही सीतापुर के पास ही तो उसका ऑफिस है। हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ। ए रुको, अभी तुमने फोन पर क्या नाम लिया? सीतापुर? हाँ साहब, यहाँ से सीधा जाने पर कोई 30 किलोमीटर पे पड़ता है। क्यों, क्या बात है साहब? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। वहाँ कोई राम जी का मंदिर है क्या? वो तो पता नहीं, गांव देहात में मंदिर तो होते ही हैं, वहाँ भी हो सकता है। और किस तरफ पड़ेगा ये सीतापुर? बस यहाँ से सीधा जाकर मेन रोड से दाहिने तरफ हो जाइएगा, सीधा सीधा रास्ता है। ठीक है, शुक्रिया, तुम जा सकते हो। ठीक है साहब। साठे, वो औरत जो कोई भी थी, वो सपना था या कुछ और, मैं नहीं जानता, पर उसने भी जिस गांव का नाम लिया वो सीतापुर ही था। और ये मैकेनिक भी सीतापुर का जिक्र करके गया। इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है इन सब में। साठे, हमें सीतापुर गांव चलना ही होगा। साहेब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? कौन औरत, कौन सा पुराना मंदिर, कौन सा गांव? यहाँ तो आसपास झाड़ जंगल और चट्टाने हैं बस। हाँ, लेकिन पास ही में सीतापुर नाम का गांव है ना। साठे, मेरा यकीन करो, अब वो औरत जो कोई भी थी, उसने मुझे साफ साफ कहा कि सीतापुर गांव में राम जी के मंदिर में मुझे एक पुजारी मिलेंगे जिनका नाम सूर्य प्रकाश है। वही मुझे विक्रम चंद और ज्योति के बारे में बता सकते हैं। अरे सर, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं कह रहा हूं ना, आपने कोई सपना देखा होगा। दिन रात उस केस के बारे में सोच सोच कर आपका दिमाग उसी केस में उलझ गया। हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले उस कल्लू यानी कि राहुल की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि विनोद के खून में वही शामिल है। और उस ज्योति का क्या होगी? कोई उसकी वजह से हमें विनोद की लाश मिली। अब हमें उसकी क्या जरूरत है साठे। हम इस रास्ते पर यूं ही गलती से नहीं आ गए, जरूर कुछ भेद है इसमें। और अब जब गलत रास्ते पर इतनी दूर आ गए हैं तो हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए। मगर साहब। साठे, इट्स एन ऑर्डर। हो साहब, मेरा मतलब सॉरी साहब, आइए चलते हैं। साठे और मैं आखिर उस औरत के बताए गांव की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते कल रात का वो दृश्य चल रहा था। उस पुजारन की आवाज, उसकी नथनी, वो पुराना मंदिर और उसका चेहरा जो हूबहू ज्योति से मिलता था। करीब 1 घंटे तक उस बारिश से उखड़े हुए रास्ते पर सफर करते करते हमें आखिरकार सीतापुर गांव का बोर्ड नजर आ ही गया। अरे ये क्या? यहाँ तो असलियत में सीतापुर गांव है। मैंने कहा था ना साठे। खैर, गाड़ी अंदर ले लो, देखो जरूर वो राम जी का मंदिर भी यहाँ मिलेगा। आपने नाम लिया और आ गया साहब। देखिए उस बड़े पेड़ के पास ही है। ओ काकी, राम राम, जरा सुनिए। राम राम। हाँ बोलो बेटा। काकी, इस मंदिर के कोई पुजारी हैं क्या? पुजारी जी हैं ना, पंडित सूर्य प्रकाश नाम है उनका। अभी अभी पूजा करके अपने कमरे में गए हैं। यही
मंदिर के पीछे है उनका कमरा। जी धन्यवाद। देखा साठे, गांव भी है, मंदिर भी है और पुजारी भी है, और वो भी सूर्य प्रकाश। मुझे अभी कुछ कुछ समझ में आने लगा है। क्या? एक बार ये केस सुलझ जाने दीजिए, फिर बताता हूं। चलो। पंडित सूर्य प्रकाश जी? जी, कौन? जी मैं समस्तीपुर थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर विजय, और ये है मेरे साथी कांस्टेबल साठे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? पुलिस का मुझसे क्या काम? आइए आइए आइए, अंदर आइए। जी बोलिए, आप इतनी दूर किस उद्देश्य से आए हैं? हम एक केस के सिलसिले में कुछ पता करने आए थे। केस? पर मेरे बारे में आपको बताया किसने? मैं तो किसी पुलिस केस के बारे में जानता तक नहीं। कोई अपराध हुआ है क्या? पंडित जी, हम यही तो जानना चाहते हैं आपसे कि कोई अपराध हुआ है या नहीं। मुझे विक्रमचंद के बारे में आपसे पूछताछ करनी थी, जो आजकल वर्धा गांव के जमींदार हैं। विक्रमचंद? वो विक्रमचंद? उसके बारे में क्या पूछना है आपको? कुछ साल पहले वो अपना सब कुछ बेचकर कहीं चला गया, फिर उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। एक नंबर का स्वार्थी और पापी इंसान था वो। जी, मैं उन्हीं के बारे में जानना चाहता हूं। कृपा करके विस्तार से बताइए। बेटा, यहाँ के जमींदार भवानी शंकर जी का पोता था वो। दादा तो एकदम साधु प्रवृत्ति के, और वो उनके वंश का होते हुए भी आसुरी प्रवृत्ति का। एक नंबर का बेईमान और अय्याश किस्म का इंसान। 5 साल का था तभी खेल खेल में घर में गैस सिलेंडर का विस्फोट कर दिया, जिसमें उसके माँ बाप दोनों इस दुनिया से चल बसे। माँ बाप का साया उठ गया तो गांव के माणिकलाल का सगा हो गया। माणिकलाल ने उसे जुए की लत लगाई थी, उसी की वजह से वो कोठों पर भी जाने लगा। स्वयं को पता नहीं क्या समझता था। उसकी हरकतों की वजह से आए दिन बेचारे उसके दादाजी को लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। गांव की कई लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फांसकर उनके जज्बातों से खूब खेला करता था वो। भवानी शंकर जी अक्सर इस मंदिर में आते रहते थे। यहाँ एक लड़की थी, हंसमुख, व्यवहार कुशल और सबसे मिलनसार। भवानी शंकर जी को वो लड़की बहुत पसंद आई। उनको उसमें अपनी बहू का रूप दिखने लगा। उन्हें लगा यदि उसकी शादी विक्रमचंद से हो जाए तो वो सही रास्ते पर आ जाएगा। यही लड़की उनके बिगड़ैल बेटे को सुधार सकती है। आप शायद विक्रमचंद की पत्नी मेनका की बात कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी वो तो ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। मैं मेनका की नहीं, बल्कि विक्रमचंद की पहली पत्नी के बारे में बोल रहा हूं, जिसका नाम ज्योति था। ज्योति? ये आप क्या बोल रहे हो पंडित जी? विक्रमचंद की तो सिर्फ एक शादी हुई थी ना? साठे, पंडित जी आप बताइए, कौन थी ये ज्योति? ज्योति, प्यारी ज्योति, अनाथ थी। यहीं मंदिर ट्रस्ट के कन्या अनाथालय में मेरी देख रेख में पली बढ़ी थी। इसी मंदिर की देखभाल किया करती थी। प्रभु श्री राम और महादेव की अनन्य भक्त थी। बहुत प्यारी और भोली। भवानी शंकर जी ने उसकी शादी अपने पोते विक्रमचंद से करा दी, पर विक्रमचंद इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे तो मेनका जैसी शहरी रहन सहन वाली लड़कियां पसंद थीं। ना किसी के स्नेह का उसे कोई मोल था, ना ही किसी के प्यार का। और शादी तो उसके लिए सिर्फ एक नाचने गाने का समारोह था, पर ज्योति के लिए वो बहुत ही पावन बंधन था। भवानी शंकर के जायदाद से बेदखल कर देने की धमकी से डरकर विक्रमचंद ने ज्योति से विवाह तो कर लिया था, पर उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। शादी होने के बाद भी रात रात भर वो बाहर अपने दोस्तों के संग भटकता रहता।
और बेचारी ज्योति अंदर ही अंदर घुटती रहती। जब तक पति खाना न खा ले तब तक खाने के निवाले को छूती तक नहीं थी, और अगर पति वापस घर ही ना लौटे तो पूरी रात भूखे सो जाती थी। बिल्कुल सीता मैया की तरह अपने पति का साथ निभाया उसने। तो फिर हुआ क्या? कहाँ गई वो? और विक्रमचंद ने दूसरी शादी कैसे की? भवानी शंकर जी ने अपने अंत समय में जायदाद का एक बड़ा हिस्सा ज्योति के नाम कर दिया, ताकि विक्रमचंद उनके ना रहने पर ज्योति से अन्याय ना कर सके। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद ज्योति की जो सच्चाई मुझे सूर्य प्रकाश ने बताई, उसे सुनकर मेरा मन बेचैन हो गया कि आखिर ज्योति हरिलाल को और मुझे कैसे दिख सकती है, जबकि उसका अस्तित्व ही मिट चुका है।